हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन द क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। और आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो होगा लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, देखिए भाई, जहाँ तक लॉ ऑफ सप्लाई की बात आती है तो ये इसका जस्ट रेफरेंस आप लॉ ऑफ डिमांड से भी ले सकते हैं अगर आपको लॉ ऑफ डिमांड पता है तो। ठीक है, जहाँ तक लॉ ऑफ सप्लाई की बात आती है तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? देखो भाई, लॉ ऑफ सप्लाई कहता है सेटेरिस पेरिबस, CETERIS सेटेरिस एंड देन PARIBUS। ठीक है, ये तो लैटिन वर्ड है। सेटेरिस का मतलब ऑलरेडी अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज बता दूं दैट्स कॉल्ड अदर थिंग्स। ठीक है, और पेरिबस का मतलब होता है रिमेन्स कांस्टेंट। क्या भैया? रिमेन कांस्टेंट। तो सेटेरिस पेरिबस का मतलब क्या हो गया? अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। ये एक्चुअली क्या है? ये है assumptions to law of supply। इसका मतलब क्या? all the factors affecting supply remains constant except the own price of the commodity। मतलब कहता है कि देखो भाई, जितने भी हमारे सप्लाई को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं, जितने भी हमारे सप्लाई को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं, उसमें से एक फैक्टर दैट्स कॉल उसकी अपनी कीमत, उस सामान की अपनी कीमत को अगर हम छोड़ दें तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। सो ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब सारे फैक्टर्स को हम कांस्टेंट मानेंगे सिवाय उस सामान की कीमत के। तो क्या होगा? तो सिंपल सा एक चीज़ होगा। तो क्या चीज़ होगी कि जब उस सामान की कीमत बढ़ेगी तो उस सामान की सप्लाई भी बढ़ेगी, और अगर उस सामान की कीमत घटेगी तो सप्लाई भी घटेगी। यही है लॉ ऑफ सप्लाई। सो लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट other things remains constant, there is positive or direct relationship between price of the commodity and its supply, which means if price of commodity increases then supply also increases, and if price of commodity decreases supply also decreases, which means सामान मतलब सप्लाई को अफेक्ट करने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फैक्टर्स को हम लिस्टअप कर लेते हैं। PX प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, PR प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी, नंबर ऑफ फर्म्स, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, गोल ऑफ फर्म्स या अदर्स। ठीक है, इसमें से बस एक फैक्टर को हटा दो, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, बाकी सभी फैक्टर में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो ये रिश्ता प्रॉपर आपको नज़र आएगा। और यही है आपका लॉ ऑफ सप्लाई। मतलब सप्लाई और प्राइस के बीच का अगर रिश्ता आपको पॉजिटिव दिख रहा है इस बात को मानने के बाद, तो ये लॉ ऑफ सप्लाई का सेंस है। सो फॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं, लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, देयर इज पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स सप्लाई, व्हिच मीन्स इफ प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस, इफ प्राइस डिक्रीजेस सप्लाई ऑल्सो डिक्रीजेस। This is what we call law of supply। देखिए, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता होगा, जब आपने मुझसे डिमांड पढ़ा होगा तो मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स में किसी भी लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए आपको एटलीस्ट दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, और अब हमें प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है लॉ ऑफ सप्लाई। सो इफ़ वी वांट टू एक्सप्लेन लॉ ऑफ सप्लाई तो हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकेंड इज कर्व या ग्राफ। ठीक है, शेड्यूल क्या है? किसी भी डेटा का न्यूमेरिकल या टेबुलर प्रेजेंटेशन क्या माना जाता है? शेड्यूल माना जाता है। और किसी भी डेटा का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या माना जाता है? कर्व माना जाता है। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करना है? तो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है लॉ ऑफ सप्लाई। तो हमारे को क्या चाहिए? तो हमारे को सबसे पहले चाहिए होगा सप्लाई शेड्यूल। क्या चाहिए होगा? सप्लाई शेड्यूल।
और फिर हमें क्या चाहिए होगा, तो हमें चाहिए होगा सप्लाई कर्व। ठीक है, सप्लाई शेड्यूल क्या है, सप्लाई के डेटा का न्यूमेरिकल और टेबुलर प्रेजेंटेशन सप्लाई शेड्यूल है, और सप्लाई के डेटा का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या माना जाता है, सप्लाई कर्व माना जाता है। ठीक है, बच्चा सप्लाई शेड्यूल दो तरीके का होता है, एक होता है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और दूसरा होता है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ठीक उसी तरीके से सप्लाई कर्व भी दो तरीके का होता है, एक होता है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और दूसरा होता है मार्केट सप्लाई कर्व। दैट्स इट। ठीक है, अब इसको प्रॉपरली डीपली समझते हैं कि आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। देखिएगा, हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ सप्लाई को प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के लिए। तो हमारे पास एक तरफ क्या है, सप्लाई शेड्यूल, और दूसरी तरफ क्या है, सप्लाई कर्व। ठीक है, सप्लाई शेड्यूल कितने तरीके का मैंने आपको बताया, दो। फर्स्ट इज इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और सेकेंड इज मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ठीक है, ठीक उसी तरीके सप्लाई कर्व भी कितने, दो तरीके के। फर्स्ट इज इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड सेकेंड इज मार्केट सप्लाई कर्व। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं आपके लिए। Supply schedule refers to the numerical or tabular presentation of supplies data, and supply curve refers to the graphical presentation of supply schedule or supplies data। मतलब सप्लाई के डेटा का जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है उसे क्या कहा जाएगा, सप्लाई कर्व कहा जाएगा। ठीक है, सप्लाई शेड्यूल दो तरीके का, फर्स्ट इज इंडिविजुअल एंड सेकेंड इज मार्केट। ठीक है, एक सेलर के, याद रख लीजिएगा, एक सेलर के सप्लाई के डेटा का न्यूमेरिकल और टेबुलर प्रेजेंटेशन इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल कहा जाता है। और मार्केट में जितने भी सेलर्स हैं, याद रख लीजिएगा, मार्केट में जितने भी सेलर्स हैं, सभी सेलर्स के अगर मैं सप्लाई के डेटा का न्यूमेरिकल और टेबुलर प्रेजेंटेशन करता हूं तो क्या कहा जाएगा, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ठीक उसी तरीके से इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, किसी एक सप्लायर के डेटा का जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, एक सप्लायर के डेटा का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, उसे कहा जाएगा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। और मार्केट में जितने भी सप्लायर्स हैं उन सभी के सप्लाई का डेटा को अगर ऐड कर दे और उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करें तो उसे क्या कहा जाएगा, मार्केट सप्लाई कर्व। ठीक है, या फिर आप कुछ इस तरीके से भी कह सकते हो कि इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और मार्केट सप्लाई शेड्यूल का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मार्केट सप्लाई कर्व। दैट्स इट, ये बेसिक सा फंडा है। अब देखिएगा, इसको हम प्रॉपरली डेटा वाइज समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो मान लेते हैं एक तरफ में रखता हूं प्राइस, क्या रखता हूं, प्राइस। क्लियर क्या, अब प्राइस में सपोज दैट 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, अब हमारे सामने मल्टीपल सप्लायर्स हैं। ठीक है, सप्लायर नंबर ए, सप्लायर नंबर बी और सप्लायर नंबर सी। ठीक है, ए 10 पे 1 बेच रहा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, फिर 11, ये 12, ये 13, ये 14 और ये 15। आप देख रहे होगे प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो ए का सप्लाई, बी का सप्लाई, सी का सप्लाई, इन तीनों का सप्लाई क्या हो रहा है, इंक्रीज़ ही हो रहा है। मतलब प्राइस और सप्लाई के बीच का रिश्ता आपको क्या दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। और यही तो आपको लॉ ऑफ सप्लाई बताता है कि प्राइस और सप्लाई के बीच का जो रिश्ता होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव माना जाएगा। ठीक है, और जनरली होता भी है। अब इस केस में आप देखोगे तो आपके सामने कितने इंडिविजुअल्स हैं, ए हैं, बी हैं और सी हैं। तो कितना इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, 3, ए का, बी का और सी का। अब हमें पता करना है मार्केट, तो हमें क्या पता करना होगा, मार्केट सप्लाई। ठीक है, तो मार्केट सप्लाई कैसे पता चलेगा, तो मार्केट का सप्लाई पता चलेगा इंडिविजुअल सप्लाई को जोड़ के। तो 10 रुपये पे ए 1 यूनिट सेल कर रहा है, बी 6 यूनिट सेल कर रहा है और सी 11 यूनिट सेल कर रहा है। तो 11 and 6 17 and 1 18,
ठीक है। सो 10 रुपीज़ पे मार्केट सप्लाई कितना है 18, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए 20 रुपीज़ पे मार्केट सप्लाई कितना है, तो आपको इंडिविजुअल सप्लाई को क्या करना होगा, ऐड करना पड़ेगा। तो 12 + 7 19 एंड 19 एंड 2 21, ठीक है। फिर 21 के बाद आपके सामने कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, फिर 27 हो जाएगा और फिर आपका 30 हो जाएगा। तो आपके सामने मार्केट सप्लाई शेड्यूल आपका अब बन चुका है, जो कि इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल का क्या था, हॉरिजॉन्टल समेशन था। क्या था, हॉरिजॉन्टल समेशन था, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक कर्व बनाने की ज़रूरत है। तो जिस तरीके से आपके सामने 3 इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल बने थे, उसी तरीके से आपके सामने 3 इंडिविजुअल सप्लाई कर्व भी बनेंगे और एक मार्केट सप्लाई कर्व भी बनेगा, ठीक है। ये काम मैं आप सभी पे छोड़ता हूँ। इसका जो कर्व होगा, इसका जो ग्राफ होगा, वो आप बनाएंगे, ठीक है। बस मैं आपके सामने कुछ डेटा दे रहा हूँ, ठीक है, और मैं रफली बता दे रहा हूँ कि अगर आपका ऐसा बन रहा है तो करेक्ट होगा, नहीं बन रहा होगा तो आपका करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से जाएगा, एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा, ऑरिजिन होगा एक्स वाई, ऑरिजिन एक्स वाई एंड ऑरिजिन एक्स वाई एंड ऑरिजिन, ठीक है। आप अपने एक्स एक्सिस पे रखोगे सप्लाई की वैल्यू को और वाई एक्सिस पे रखोगे प्राइस की वैल्यू को, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आप ग्राफ बनाते हो, क्या करते हो, अगर आप ग्राफ बनाते हो तो आपका ग्राफ जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। लगभग थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मैं फ्री हैंड बना रहा, मैं डेटा वाइज नहीं बना रहा, ताकि आपको समझ में आए कि अगर आपका ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा होगा तो करेक्ट होगा, नहीं बन रहा होगा तो करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके सामने इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, ए का, बी का, सी का और फिर मार्केट का, ठीक है। अब इसी के साथ साथ आपको एक चीज़ जान लेनी चाहिए कि जो आपके सामने ये जो ग्राफ पे कर्व आया उसे क्या कहा जाएगा, सप्लाई कर्व कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, सप्लाई कर्व कहा जाएगा। और अब आपको जानना ये चाहिए कि सप्लाई कर्व का शेप कैसा है। क्या, सप्लाई कर्व का शेप कैसा है, तो सप्लाई कर्व का शेप होता है अपवर्ड स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट। क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट, मतलब ऊपर की तरफ, राइट हैंड साइड, ये सप्लाई कर्व का शेप है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ सप्लाई कर्व का शेप कैसा होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, अपवर्ड स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट। और यहाँ पे आपका लॉ ऑफ सप्लाई का जो प्रेजेंटेशन है या फिर जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाता है, ओवर हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ साथ एक पॉइंट आपको यहाँ पे मैं डिस्कस कर देता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह, याद रख लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आपका लॉ ऑफ सप्लाई काम करेगा ही। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पे आपका लॉ ऑफ सप्लाई वर्क नहीं करता है, विच मीन्स एक्सेप्शंस। क्या, एक्सेप्शंस टू दी लॉ ऑफ सप्लाई। क्या, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई, मतलब ऐसे कौन कौन से केसेस हैं, ऐसे कौन कौन सी कमोडिटीज़ है, ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टांसेस है जहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता, विच मीन्स अगर सामान की कीमत बढ़ती है तो उसकी सप्लाई नहीं बढ़ती है, और अगर सामान की कीमत घटती है तो उसकी सप्लाई नहीं घटती है। जहाँ जहाँ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, याद रख लीजिएगा, वो एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई कही जाती है, मतलब वहाँ पे सप्लाई का जो लॉ है वो काम नहीं करता। तो ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता, तो सबसे पहले ऐसे प्लेसेस जहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करते वो है एग्रीकल्चरल गुड्स, ठीक है। किसकी बात करेंगे हम, एग्रीकल्चरल गुड्स की बात करेंगे। जब हम एग्रीकल्चरल गुड्स की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हम ग्रेन्स की बात करेंगे। आप ये बताइए, अगर मार्केट में ग्रेन्स नहीं हुए हैं इस बार तो ऑब्वियसली बात है ग्रेन्स की स्कार्सिटी हो जाएगी, और अगर ग्रेन्स की स्कार्सिटी हो जाएगी तो उस केसेस में अगर कीमत ज़्यादा है तो क्या सप्लाई ज़्यादा हो सकती है, बट ऑब्वियसली नहीं है। मतलब जितने भी आप ग्रेन्स के केसेस को देखोगे, ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट,
ठीक है। तो जितने भी ग्रेन्स के केसेस देखोगे, इट डजेंट मैटर भैया उनकी कीमत बढ़े, उनकी हम सप्लाई नहीं बढ़ा सकते अचानक से, बिकॉज यहाँ पे एक इनफ टाइम लगता है उनको क्या करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में लॉ ऑफ सप्लाई कभी भी काम नहीं करती है, ठीक है। उसके बाद आपके सामने दूसरा कमोडिटी है, वो है पेरिशेबल कमोडिटी। क्या है भैया, पेरिशेबल कमोडिटी। पेरिशेबल कमोडिटी आमतौर पे उन कमोडिटीज़ को कहते हैं जिनकी लाइफ स्पैन काफ़ी ज़्यादा कम होती है। जैसे आप यहाँ पे ब्रेड की बात कर लीजिए, एग की बात कर लीजिए, फ्रूट्स की बात कर लीजिए, वेजिटेबल्स की बात कर लीजिए, इन सभी का प्रॉपरली जो लाइफ स्पैन होता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होता है, बहुत लंबा लाइफ स्पैन नहीं होता है। तो इस केस में अगर आप एक पॉइंट देखते हो तो आपको समझ में आएगा कि भैया अगर मान लेते हैं इनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है, और इसीलिए अगर आप इन जनरल देखोगे, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स की बात कर लो, वेजिटेबल्स की बात कर लो, ठीक है। तो अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की अगर प्राइस कम है, क्या है, प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम है, तो क्या आप इंतज़ार कर सकते हो कि हाँ जी जब कीमत बढ़ेगी तभी बेचेंगे एंड ऑल? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। अगर प्राइस कम है तो आपको कम प्राइस पे ही उसकी सप्लाई को करके आना पड़ेगा मार्केट से, बिकॉज वो ऑलरेडी स्पॉइल हो जाएगा, वो और भी डिटेरिएट हो जाएगा, उसकी क्वालिटी और भी रिड्यूस होगी, तो पता चलेगी कल को वो बिके भी ना। तो पेरिशेबल गुड्स में तो आपको लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता है। उसके बाद ऐसे भी कुछ सामान हैं जहां पे उन्हें स्टेटस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है? स्टेटस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप यहाँ पे थर्ड पॉइंट में रख सकते हो, दैट्स कॉल्ड गुड्स हैविंग सोशल डिस्टिंक्शन, ठीक है। मतलब आप स्नॉब गुड्स की बात कर सकते हो, वेबलिन गुड्स की बात कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूँ तो आपको पता होगा एप्पल, ठीक है। एप्पल कभी भी किसी भी मतलब पुरानी मॉडल का मतलब फिर से उसका प्रोडक्शन नहीं करता है, ठीक है। जैसे अगर एक बार वो बन गया तो बन गया, दोबारा उसको प्रोड्यूस नहीं करने वाला। पुराना स्टॉक है तो मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। अगर नया सीरीज़ आ गया तो, ठीक है। उस तरीके से कुछ कार्स के एग्जांपल्स आप ले लीजिए, जैसे आप इसकी बात कर सकते हैं, रॉल्स रॉयस की बात कर सकते हैं। तो आप देखोगे इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव, मतलब प्राइस भैया बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है और बहुत ही ज़्यादा है। ऐसे क्या लोग कम हैं जो कि मार्केट में नहीं खरीद सकते? पूरी दुनिया में कम लोग हैं क्या? नहीं, खरीद सकते हैं, बट स्टिल रॉल्स रॉयस उसकी सप्लाई इंक्रीज़ नहीं करता। क्यों इंक्रीज़ नहीं करता? क्योंकि अगर वो कॉमन हो जाएगा, वो सभी पैसे वालों के पास हो जाएगा, तब फिर वो रॉल्स रॉयस कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए कुछ चीज़ें महंगी हों ज़रूरी है, लेकिन कॉमनली अवेलेबल हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। जानबूझ के उसकी अवेलेबिलिटी को कम किया जाता है ताकि उसकी वैल्यू क्या हो, मेंटेन हो। तो ऐसे कुछ कुछ केसेस हैं जहाँ पे आपका लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता है। अब अपने जो भी बुक्स हैं या नोट्स हैं उनको कवर अप कीजिए। इसके बाद हम आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक में जिसमें हम डिस्कस करेंगे मूवमेंट और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड हैप्पी लर्निंग।